4 दोस्त आरव, नील, कुणाल और पीहू कॉलेज के दोस्त थे। समर वैकेशंस में इन्होंने डिसाइड किया कि वो ओडिशा के ऑफ बीट जंगल में जाकर ट्रैकिंग करेंगे। पीहू एक एडवेंचरस लड़की थी, हमेशा नई जगह जाना और उसको एक्सप्लोर करना उसको बहुत पसंद था। आरव पीहू का चाइल्डहुड फ्रेंड था और थोड़ा प्रोटेक्टिव था पीहू को लेकर। और वहीं पर नील और कुणाल हमेशा हंसने खेलने वाले, ग्रुप को हमेशा वो नहीं होते जो हमेशा लिफ्ट अप करते हैं, उस टाइप के लड़के थे, लेकिन काफी लॉजिकल थे। अब ये चारों निकल पड़ते हैं उड़ीसा घूमने के लिए और घूमते घूमते एक गांव आकर पहुंच जाते हैं। ये गांव पहाड़ों के बीच में था, घने जंगल और हर जगह हरियाली। उस गांव को देखकर लगता था जैसे कि वो कोई अलग ही दुनिया हो। अब ये लोग गांव तो घूम रहे थे, लेकिन साथ में वहाँ पे लोगों से बात करके इन्हें पता चलता है कि गांव में सरपंच रहते हैं, जो कि काइंड ऑफ सबसे बड़े थे और गांव के हर डिसीजन सरपंच ही लेते थे। ये चारों जाते हैं और सरपंच के साथ मिलते हैं। सरपंच काफ़ी अच्छे थे और इन चारों को बोलते हैं, मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि अरे वाह, आप इतनी दूर से हमारे गांव में घूमने आए हो, और गेस्ट तो भगवान ही होते हैं। सरपंच इनका काफ़ी वार्म वेलकम करते हैं और इनको बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप हमारे ही घर में हमारे साथ ही रहिए। और ऐसे ही होता है, ये चारों भी मान जाते हैं। सरपंच की फैमिली से मिलते हैं। उसके सरपंच के फैमिली में काफ़ी सारे लोग थे, सबसे जाके मिलते हैं और काफ़ी इन्हें मज़ा भी आ रहा होता है। सरपंच क्या करते हैं, अब एक आदमी को पकड़ते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इन चारों को जाओ पूरा गांव दिखा के लेकर आओ, ये हमारे गांव में घूमने आए हैं, अतिथि है, इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वो उस आदमी के साथ ये चारों निकल जाते हैं। गांव में काफ़ी ऐसी जगह थी जो कि शायद आपको नॉर्मल जगह कहीं ना मिले। जैसे कि कुछ मंदिर थे जो कि इतने पुराने और इतने सुंदर, मतलब असल में जो मंदिर होते हैं ना, वैसे मंदिर थे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल के अगर आप मंदिर भी देखोगे ना, वो भी काफ़ी मॉडर्न टाइप हो गए। लोग उनको ऐसे बना देते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई 5 स्टार काइंड ऑफ मंदिर है, मतलब कि हर फैसिलिटीज़ उधर ये वो है ना। लेकिन वहाँ के जो मंदिर थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराने टाइम से यहाँ मान्यता चलती हुई आ रही है और ये मंदिर तब भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे है। उनके क्राफ्ट जो थे, वहाँ पे जो पिक्चर्स बनी हुई थी, ग्राफिटीज़ थी, सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराने टाइम से है। तो उनको बहुत सुंदर और बहुत पीसफुल लग रहा था। अच्छा, इसके साथ साथ वो एक कुंड भी देखते हैं। सरपंच खुद उन्हें एक कुंड दिखाते हैं जहाँ पे गांव की औरतें जाकर नहाया करती थी, और वो सिर्फ औरतों के लिए था। आरव का बताना था कि एक गांव पूरी दुनिया से अलग था और ऐसा फील होता है कि डेवलपमेंट अभी तक उस विलेज में आई ही नहीं थी, या फिर शायद गांव वाले जानबूझकर वहाँ पे डेवलपमेंट चाहते ही नहीं थे। उन्हें नेचर से जुड़ा होना ज़्यादा पसंद होता था। बस सरपंच ने इन्हें एक चीज़ कही थी कि कभी भी अंधेरा होगा ना, तो उससे पहले आप प्लीज़ वापस आ जाइएगा, क्योंकि ये जंगलों के बीच है और यहाँ पर कई जंगली जानवर घूमते हैं। तो अब हमें तो फिर भी डील करना आता है, आपको नहीं आएगा, तो आप अंधेरा होने से पहले आ जाना बस। और ये लोग भी जानते थे कि रात में घूमना सेफ नहीं है, इसलिए सरपंच की बात से अग्री कर जाते हैं। शाम को जब सब घूम कर आए तो आरव, नील और कुणाल ये तीनों बाहर जहाँ आदमी लोग बैठे हुए थे वहाँ बैठ के इनके साथ बातें करने लग जाते हैं, ऐसे ही नॉर्मली। और जो पीहू होती है वो अंदर जो औरतें बैठी हुई थी उनके साथ जाकर बातें कर रही होती है। तो सारी औरतें बोलती है कि चलो नहाने चलते हैं, थोड़ा सा शाम को हो गया। औरतों ने भी जंगल वंगल का काम करा होता है ना, घास वास काटी होती है, जो भी काम करे। उसके बाद सारी औरतें यही डिसाइड करती है कि चलो एक बार हम वही जो कुंड नहीं बताया था वहाँ पे जाके नहा लेते हैं। पीहू भी इनके साथ चले जाती है। अब ये सारी औरतें वहाँ चले गई है, मर्द सब यहाँ बैठ के अपना बातें गपशप कर रहे हैं और वहाँ पे औरतें नहाते थोड़ा टाइम बीत जाता है और एक एक करके सारी औरतें अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। और पीहू अभी भी थोड़ी देर के लिए वो यही सोचती है कि अब मैं तो एक ही बार आई हूँ। उसे ना वहाँ बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, काफ़ी अच्छी जगह थी नेचर के बीच में और सब कुछ। तो वो पता नहीं कहाँ खो गई थी, समय का उसे पता ही नहीं चला। देखते देखते सारी औरतें चली गई और वो वहाँ पर अकेली थी। कुछ औरतें बाहर थी, मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ के चले गई हैं ये औरतें। ये पूरा कुंड है बाहर, यहाँ पर साइड में, यहाँ बैठने के लिए भी जगह है, तो औरतें वहाँ बैठी हुई हैं। तो पीहू यहाँ नहा रही है और एकदम से ना पीहू चिल्ला उठी। जब चिल्लाई सारी औरतें वहाँ आ जाती हैं। पीहू की चिल्लाने की आवाज़ मर्दों तक भी पहुँचती है, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं कि भाई क्या हुआ। तब तक फिर औरतें उन्हें बोल दी कि हाँ ठीक है, अब आप अंदर आ सकते हो। मतलब पीहू ने कपड़े वपड़े सब पहन लिए, तो वो बोलते हैं कि आ जाओ अंदर। तो आरव, उसके दोस्त और सरपंच सब वहाँ आ जाते हैं। बोलते क्या हुआ? तो पीहू बोलते हैं कि यहाँ कोई आदमी था जो मुझे देख रहा था, जो यूँ झांक रहा था। अच्छा, ये कुंड कैसा था ना, ये नहाने की जगह है, यहाँ दीवारें लगी हुई है चारों तरफ, तो ऊपर फिर भी हल्का फुल्का ऐसे रह गया गैप, मतलब कोई आदमी ऐसे नॉर्मल देख नहीं सकता, बट अगर कोशिश करे, ऐसे कोई देखता नहीं था। विलेज में सब एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ पे सबको पता था कि ये औरतों का नहाने का है, तो वहाँ कोई जाता ही नहीं था। बट ये बड़ी अजीब बात थी कि कोई आदमी वहाँ पे आके देख रहा है। तो ये जो आरव होता है और जो इसके दोनों दोस्त होते हैं वो दोनों जाते हैं सीधा, और पीहू बताती है कि वहाँ से उस साइड से देख रहा था। तो उस साइड जाते हैं, हर जगह देखते हैं, तो वहाँ ना एक बच्चा होता है, उस बच्चे को पकड़ के सीधा पीहू के पास ले आते हैं कि ये था क्या। अब पीहू को समझ नहीं आ रहा है कि पीहू भी बड़े मतलब
उससे बहुत गंदा लग रहा है उस समय, तो ऐसे बहुत गंदी नज़रों से देख रही है कि इतना सा बच्चा, पीहू बोलते मुझे नहीं पता, मैंने बस उसकी ऐसे इतना सा सर देखा था और वो बच्चा रो रहा है और इन तीनों ने उसे पकड़ा हुआ है, उसे जोर से पकड़ा हुआ है, मतलब अच्छे से। अब जो सरपंच होते हैं वो छूटते उसे देख के बोलते हैं अरे ये बच्चा तो दर्पण है। तो सब जो औरतें होती है वो भी देखती, दर्पण दर्पण, हाँ ये तो दर्पण है। अब सब बोलते हैं कि है कौन ये, मतलब जो पीहू होती है उसके फ्रेंड्स, ये है कौन। तो सरपंच बोलते हैं कि बेटा इसे जाने दो, ये बेचारा थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है और पागल है बेचारा, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, इसको हम कुछ नहीं बोलते, तो इसे छोड़ दो। अब जब ये चारों फ्रेंड्स दर्पण को ध्यान से देखते तो एक्चुअली मेंटली अनस्टेबल था, मतलब वो ऐसे रो भी रहा है ना तो बड़े अजीब तरीके से रो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। मासूमियत थी बेचारे के चेहरे पे, मासूमियत थी आंखों में, मतलब लग रहा था उसे बहुत डर गया था, वो तो कांप रहा था कि उसे ऐसे पकड़ा हुआ था ना उन दोनों ने ऐसे जोर से, कांप रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है और माँ को ढूंढ रहा है अपनी। ये सब चल ही रहा है कि तभी वहाँ चंद्री आ जाती है। चंद्री दर्पण की माँ थी, भागे भागे आती है और उन दोनों के हाथों से अपने बच्चे को छुड़ा देती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो इसके साथ। तो अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा किसी ने ये नहीं बताया कि ये नहारी थी और वो ऐसे देख रहा है, कुछ नहीं। तो उन्होंने, सरपंच ने कहा कि चंद्री तुम ले जाओ अपने बच्चे को, कुछ नहीं, यहाँ थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, अब सब कुछ ठीक है। चंद्री अपने बेटे को लेकर जा रही है और वो बार बार ऐसे मुड़ मुड़ के पीहू को देखे जा रहा है और पीहू को बड़ा बुरा लग रहा है कि यार मतलब बेचारा बच्चा, और मेरी वजह से उसको इतना शौक सा ही लग गया कि यार उसे ऐसे पकड़ लिया है वो। तो पीहू चंद्री को बोलते हैं कि आंटी जी रुकना, और उसके बाद दर्पण के पास जाती है, दर्पण से माफ़ी मांगती है कि दर्पण सॉरी, मेरी वजह से ये सब ऐसा ऐसा हुआ। दर्पण शायद कुछ समझ भी नहीं पा रहा था, बट दर्पण पीहू को देख के ना हंसने लग जाता है। हंसना इन द सेंस कि काफ़ी वैसी नहीं होती, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसे टाइप की, मतलब वो बोलता नहीं है कुछ भी, बस पीहू का हाथ पकड़ता है और उसको देख के बस ऐसे स्माइल सा दे रहा है। पीहू को और बुरा लग रहा है कि यार मतलब इतना अच्छा लड़का, मतलब बता भी नहीं सकते कि उसे कैसा लग रहा था उस समय, बस गिल्ट फील हो रहा था बहुत गंदा। तो वो क्या करती है कि दर्पण से फिर ऐसे थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं कि हम आपस में खेलेंगे, ये वैसे करके, है ना, बच्चों जैसी बातें कर रही थी, क्योंकि वो दर्पण एक्चुअली बच्चा ही था लेकिन दिमाग से और ज़्यादा बच्चा था। मतलब अगर दर्पण की एज बताई जाए तो वो होगा कम से कम 19-20 साल का, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी लग रही थी जैसे कोई 4-5 साल का बच्चा है। तो वो उससे वैसे ही बातें कर रही थी जैसे कि वो सही में 4-5 साल का बच्चा ही हो, कि हम खेला करेंगे, है ना, बहुत अच्छे हो तुम, अरे वाह, ऐसे ऐसे करके बातें कर रही थी। दर्पण भी उसे देख के कि ऐसे तालियां बजा रहा है, खुश हो रहा है ऐसे करके, और चंद्री भी फिर थोड़ा ठीक हो जाती है। पहले तो गुस्से में थी कि भाई मेरे बच्चे को तुमने कैसे छू लिया, ये वो करके, लेकिन फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाती है कि चल ठीक है, कोई नहीं, गलत फहमी थी सही में। जिसके बाद फिर चंद्री दर्पण को लेकर चले जाती है, ये चारों दोस्त भी वापस चल पड़ते हैं और सारे गाँव वाले अपने अपने घर में जाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह होती है, पीहू अब दर्पण से मिलने जाती है। पहले जिसे वो अजीब समझती थी, अब उसके लिए उसके दिल में एक अलग सी नरम सी भावना जाग चुकी थी, शायद उसका अकेलापन या फिर उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द जो पीहू के दिल को छू गया था। और दर्पण पीहू की तरफ खींचा चला आता था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून ढूंढता हो। अब हर जगह दर्पण और पीहू आसपास ही रहते। कभी दर्पण पीहू का हाथ पकड़ता, कभी उसके बालों से खेलता रहता। पीहू भी मना नहीं करती, बल्कि उसे एक अलग सी शांति मिलने लगी थी दर्पण के साथ। उसके दिमाग में सब कुछ ठीक लगने लगा था। पीहू को दर्पण के साथ एक्चुअली काफ़ी अच्छा फील होने लगा था, जैसे कि सच में वो उसे कोई ऐसा दोस्त मिल गया हो जिसकी उसे कई सालों से तलाश हो। नील और कुणाल, ये चीज़ें बड़ी उन्हें अजीब लग रही थी कि पीहू को क्या हो गया, मतलब ये काफ़ी सडन नहीं है कि 2 दिन मिले हुए नहीं हुए और इस तरीके से घूमना फिरना और इस तरीके से बिहेव करना, बड़ा उन्हें अजीब तो लग रहा था। और पीहू के चेहरे में एक अलग ही खुशी थी, कुछ ऐसी खुशी जो शायद नील, कुणाल या आरव ने पहले उसके चेहरे में कभी नहीं देखी थी। अब उस दिन रात को जो चंद्री होती है, दर्पण की माँ, वो पीहू के पास आती है। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया देती है जिसमें कुछ जली हुई जड़ी बूटियाँ थी। चंद्री ने मुस्कुराकर पीहू को कहा कि ये प्रसाद है, इसे चुपचाप खा लो। और वो जो हाथ में जड़ी बूटियाँ थी उनके साथ कुछ लड्डू सा था और उसमें काले कलर का पाउडर गिरा हुआ था। चंद्री यही कहती है कि माता का प्रसाद है, मैं आज लेकर आई थी, तो तुम्हारे लिए भी ले आई, तो खा लो इसको। और पीहू बिना कुछ क्वेश्चंस करे वो खा लेती है। चंद्री बोलती है कि तुम बहुत प्यारी लड़की हो और ये प्रसाद तुम्हारी भावनाओं को और अच्छा कर देगा, प्योर कर देगा, और तुम्हें बहुत शांति मिलेगी इसे खाकर। अब अगले दिन की सुबह होती है और पीहू गायब थी। सबने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सबको लगा कि शायद वो ऐसे ही एक्सप्लोर करने अकेले निकल गई है। दोपहर तक वेट भी करा बट पीहू का कोई अता पता ही नहीं था। तभी जो कुणाल होता है वो बोलता है कि जरूर वो उस दर्पण के साथ होगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुछ तो कर दिया हमारी पीहू पर। वो पूरे दिन उसके साथ रहती है, बिना बताए चले जाती है, कोई वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब जब ये तीनों गांव में दर्पण के घर जाकर देखते हैं तब सबसे आगे कोर्टयार्ड में एक पुराना चारपाई था जहाँ पीहू और दर्पण एक साथ बैठे हुए थे। दर्पण जमीन पे बैठा हुआ था, ना तो कुछ बोल रहा था ना कुछ भी कर रहा था,
और जो पीहू थी वो चारपाई जो थी उसके ऊपर बैठी हुई थी। दर्पण ऐसे आगे की साइड बैठा हुआ है, पीहू चारपाई के ऊपर बैठ के उसके सर को ऐसे मालिश वालिश कर रही है, उसके बालों के साथ कुछ तो खेल रही है और ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये देखकर ये जो तीनों दोस्त होते हैं इन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या कर रही है, क्या पागलपन है। अब आरव जो कि पीहू का बचपन का दोस्त है वो आता है और पीहू को बोलता है कि पीहू चलो अब घर चलते हैं, तुम पता नहीं क्या कर रही हो, क्या पागलपन है सब। पीहू आरव को आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि तुम लोग नहीं समझोगे, दर्पण उसके साथ मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कि समय थम गया हो, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और तुम इस फीलिंग को नहीं समझ पाओगे। नील बिना कुछ बोले पीहू का हाथ पकड़ लेता है कि चल भाई तू कुछ भी बोले जा रही है, और जैसे ऐसे पकड़ता है ना, वो जो दर्पण होता है बहुत जोर से आता है और नील का ऐसे धक्का दे देता है पीछे और पीहू के आगे आके खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो बताना चाह रहा हो कि भाई तुम मेरी परमिशन के बिना इसे कहीं नहीं ले जा सकते और मैं इसे कहीं जाने भी नहीं दूंगा। जिसके बाद दर्पण को पीहू ऐसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ऐसे करके उसे साइड करती है और अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाती है। दोस्त लोग बड़े हैरान है कि भाई क्या चल क्या रहा है, ये दर्पण भी वहाँ पागल हो रहा है, ये खुद इतनी पागल हो रही है, ऐसी तो नहीं थी। और वहाँ पे आरव उसे पूछे जा रहा है कि तू क्या कर रही है, तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या कर रही है, हम यहाँ बस घूमने आए हैं और हम अब चले जाएंगे, हम कल ही चले जाएंगे, ऐसे ऐसे बोल के ये तीनों दोस्त भी बोले कि हाँ भाई चलो यहाँ से, अब यहाँ हमें भी तो अच्छा नहीं लग रहा, जितना घूमना था घूम लिए, हो गया। और ऐसे करते करते ये सरपंच के घर तक पहुँच गए। सरपंच भी बोलता है कि बेटा तुम कहाँ थी, पूरे दिन हमने कितना तुम्हें ढूंढा, ये सब ठीक है, सारी बातें हो गई, अब रात होने लगी है। तो अचानक से जो चंद्री होती है वो वापस से सरपंच के घर के बाहर आ जाती है। अब ये तीनों भी बाहर जाते हैं, जो दोस्त होते हैं, पीहू अंदर थी, सरपंच भी आते हैं और पूछते हैं कि चंद्री क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चंद्री बोलती है कि कुछ नहीं, पीहू के लिए मैं खीर लेकर आई थी और उसको अच्छी भी लगती है तो मैंने सोचा कि वापस से दे दूँ उसको। जैसे ही चंद्री ये बोलती है ना, तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि पीहू खीर, वो तो दूध से बनी कोई भी चीज़ छूती तक नहीं है, उसको कुछ भी ऐसा पसंद नहीं है, उसको लैक्टोस इंटॉलरेंस है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो ये सब तो मतलब दूर कर देती है, वो आइसक्रीम तक नहीं खाती क्योंकि उसमें दूध होता है, और यहाँ वो खीर खा रही है। दिस इज़ वियर्ड, ये कैसे हो सकता है। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर वो चंद्री होती है, पीहू को बुलाती है, पीहू आती है, उसे खीर खिला देती है। पीहू भी बड़े आनंद लेकर खा रही है कि बहुत टेस्टी बनी आंटी, बहुत अच्छी बनी है, ऐसे ऐसे करके। और ये तीनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद पीहू अंदर चले जाती है और जो आंटी होती है बोलती है कि इसे खाने से नींद भी अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा होता है, तो कल मैं फिर तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। और ये बोलकर चंद्री भी चले गई, पीहू अंदर चले गई, सरपंच देख रहे हैं और ये तीनों भी अभी बाहर खड़े होके ये सब देख रहे हैं जो चल रहा है। अगला दिन होता है और वो बहुत अजीब होता है। पीहू ने अपने बाल काट कर छोटे कर दिए थे और उसने जिस गांव की एक ट्राइबल ड्रेस थी वो पहन ली थी और वो पहनकर पूरे दिन दर्पण के साथ खेल रही थी। कभी उसके साथ खेलती, कभी उसके साथ जंगल के अलग अलग जगह जाकर घूमती, कभी हंसना, कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करना। हर समय पीहू सिर्फ और सिर्फ दर्पण के साथ थी। अब इन तीनों दोस्तों को पीहू का बिहेवियर अजीब तो लग ही रहा था, लेकिन साथ साथ अब सरपंच को भी कुछ तो अजीब लगने लगा था। सरपंच और उसके पूरे परिवार को कुछ अजीब लग रहा था पीहू के बिहेवियर में। अगला दिन होता है। इतने दिन तक इन चारों को यहाँ रुकना भी नहीं था, इनका था कि 2-3 दिन रुकेंगे बस, लेकिन अब पीहू जाने का नाम ही नहीं ले रही और उसको अकेला छोड़कर ये तीनों वापस जा नहीं सकते, इनको भी रुकना पड़ रहा है। अगला दिन होता है और पीहू ने अब तो हद ही कर दी थी। मतलब ये जो पूरा ट्राइब था, ठीक है, ये सरपंच और जो पूरे गांव वाले थे, उनके हाथ में एक टैटू होता था, सबके हाथ में सेम टैटू पीहू ने भी बना दिया था और वही ट्राइब की ड्रेस पहनकर निकल पड़ी दर्पण के पास। आरव गुस्से में एकदम पीहू को पकड़ता है और बोलता है बस बहुत हुआ तेरा, यहाँ से हम जा रहे हैं और अभी के अभी जा रहे हैं, जो करना है कर ले। और ऐसे गुस्से में ना वो तीनों दोस्त पीहू को पकड़ते हैं और चल पड़ते हैं वहाँ से। और पीहू छुड़ाने की कोशिश कर रही है बहुत गुस्से में, मतलब पीहू को भी गुस्सा आ रहा है कि मुझे नहीं जाना करके। और देखते देखते ना उसका बिहेवियर बिल्कुल दर्पण जैसा हो रहा था, जिस तरह वो रो रही है, चिल्ला रही है, बार बार मार रही है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो भी पागल हो रही है, जैसे कि उसका दिमाग भी खुद छोटा होता जा रहा है, वो बहुत बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। और ये देखकर सरपंच और उसके घर वाले समझ गए थे कि पीहू के साथ क्या गलत हो रहा है। सरपंच आरव को बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, चाहे तो कल चले जाना पर अभी मत जाओ। पहले आरव तो नहीं मानता, पर सरपंच जी आरव को कोने में ले जाकर कुछ बोलते हैं, जिसके बाद आरव कन्विंस हो जाता है। उसके बाद सरपंच पीहू से बोलते हैं कि वो जाए और घूम कर आए। और जैसे ही पीहू निकलती है उसके पीछे पीछे सरपंच के कुछ आदमी, गांव के ही, उसकी वाइफ, सरपंच की वाइफ और ये तीनों दोस्त ये पीहू का पीछा करने लग जाते हैं। अब जब ये इसका पीछा करने लगते हैं ना, तो पीहू दर्पण के घर नहीं जाती, बल्कि जंगल के बीच बीच से कहीं तो जा रही थी। सब कंफ्यूज थे कि ये पीहू आखिर जा कहाँ रही है, मतलब सामने तो जंगल है, बिल्कुल सामने तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जा रही है, दर्पण का घर तो उस साइड है। सब इसका पीछा कर रहे और बीच जंगल में आकर पीहू खड़ी हो जाती है, जहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती है चंद्री अपने बेटे दर्पण के साथ। चंद्री पीहू को बोलती है कि
चलो तुम समय पर आई, अब बैठ जाओ। पीहू बैठ जाती है शांति से, उसके बगल में दर्पण जाकर बैठ जाता है और चंद्री उन दोनों को देखकर उनके इर्द गिर्द कुछ तो ऐसा मतलब मंत्र पढ़ रही है और ऐसे घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। और थोड़ी देर बाद ये इन दोनों के हाथों में माला दे देती है। दर्पण पीहू को माला पहनाता है और पीहू भी वही माला दर्पण को पहना ही रही होती है कि तभी उसके तीनों दोस्त आकर पीहू को पकड़ लेते हैं। सरपंच आते हैं, सरपंच के जो आदमी थे वो कुछ दर्पण को पकड़ते हैं, कुछ चंद्री को पकड़ लेते हैं। चंद्री बहुत ज़्यादा शौक की, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आ गए। और चंद्री बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम मत करो ऐसा, चले जाओ यहाँ से, ऐसे ऐसे करके। अब जो सरपंच की वाइफ थी वो चंद्री को जाके चटाक से चांटे मारने चालू कर देती है, 1 2 3 4 की क्या कर रही है तू यहाँ पर, पागल हो गई है तू, आखिर कर क्या रही है तू। काफ़ी मारने के बाद वहाँ और भी औरतें आ जाती है जो होती हैं और वो चंद्री को पकड़ के अच्छा खासा पीटना वीटना चालू कर देती है। दर्पण अपनी माँ को इस हालत में देख के रो रहा है, वो तरस रहा है। और वहाँ पीहू ऐसा हो गया है कि मतलब समझ नहीं आ रहा उसे कि चल क्या रहा है ये सब। पीहू बस ऐसा है कि अपने दोस्तों को देख रही है, कुछ बोल भी नहीं रही और वो समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर चल क्या रहा है। काफ़ी देर तक चंद्री को पीटने के बाद फाइनली चंद्री बताती है कि उसने पीहू के ऊपर एक काला जादू करा था, एक ऐसा जादू जिससे पीहू को दर्पण पसंद आने लगा था। दरअसल चंद्री चाहती थी अपने बेटे का विवाह कराना पीहू के साथ और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल हो चुकी थी। पीहू को दर्पण पसंद आने लगा था, पीहू तो पागल हो रही थी दर्पण के लिए और अब बस ये शादी करने ही वाले थे। एक बार ये दोनों एक दूसरे को माला पहना देते तो शायद उसके बाद ये जो काला जादू पीहू के ऊपर करा था वो तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ समय पर ये सरपंच और बाकी लोगों ने आके पीहू को बचा लिया और ये पूरा जो रिचुअल था उसको तोड़ दिया। जिसके बाद पीहू को उस मंदिर ले जाया जाता है जो मैंने बताया था ना, एंशिएंट मंदिर है, वहाँ पे ले जाया जाता है। पुजारी आते हैं और फिर पूरा एक क्रिया करते हैं जिसके बाद पीहू ठीक होती है। उसके बाद मतलब ठीक तो क्या, 1-2 दिन तक पीहू को बुखार था, वो पूरी बेड रेस्ट पर थी, बट हाँ वो धीरे धीरे रिकवर कर जाती है और 2 दिन बाद वो एकदम प्रॉपर फिट एंड फाइन। और पीहू के ठीक होने के बाद ये चारों जाते हैं सरपंच से, काफ़ी उसके थैंकफुल होते हैं। सरपंच को बोलते हैं कि आप नहीं होते तो शायद पीहू बच भी नहीं पाती, शायद हम हमेशा के लिए पीहू को खो देते। बट वहाँ पे सरपंच उल्टा माफ़ी मांग रहे होते हैं कि आप हमारे गांव में आए और आपको ये सब देखना पड़ा, आपके साथ ये सब हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें भुलाकर हमारे गांव की सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रखें। वो भी बोलते हैं कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, अब 1000 अच्छे लोग थे, अब एक कोई ऐसा निकल गया तो क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हम पूरे गाँव को ब्लेम नहीं करेंगे। आप सब बहुत अच्छे लोग हो, आप सब ने हमारी बहुत हेल्प करी है और कभी मौका मिला तो हम वापस आएंगे गांव में। और ये बोलकर ये चारों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चंद्री का क्या हुआ, चंद्री को उस गांव से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि सरपंच ऐसे तो मतलब सज़ा देने वाले थे, लेकिन चंद्री बोलते हैं कि उसने अपने बेटे के प्यार में सब करा। उसका बेटा अकेला रहता है, उसके अकेलेपन की वजह से वो भी परेशान आ गई थी और वो चाहती थी कि कोई हो जो उसके बेटे को प्यार करे, कोई हो जो उसके बेटे के साथ रहे, और इसीलिए उसने ये सब करा। तो कहीं ना कहीं एक माँ की ममता के आगे शायद सरपंच की सज़ा ऐसा हो जाता है कि छोड़ यार, सज़ा क्या देनी इसको, बस इसे गांव से निकाल दो, कहीं और जाकर बस जाए, बस इतना ही काफ़ी है। और चंद्री और उसके बेटे दर्पण को वहाँ से निकाल दिया जाता है और इसी तरीके से ख़त्म होती है इस गांव की कहानी। जिसके बाद ये चारों दोस्त वापस से अपने होम टाउन आ जाते हैं और वहीं पर काफ़ी शॉक भी थे क्योंकि इनके साथ इतना सब भी था, बट एक नया एक्सपीरियंस भी इन्हें मिला था। और जो पीहू थी वो शॉक नहीं थी, वो तो ऐसा था कि भाई ये सब हो गया मेरे साथ, क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उसने ना वो चीज़ देखी ही नहीं जो जिस तरह वो बिहेव कर रही थी, जिस तरह उसके साथ ये सब हो रहा था। तो वो थोड़ा टालने की कोशिश कर रही थी या फिर शायद ऐसा दिखा रही थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम टेंशन मत लो, मेरे को कुछ नहीं हुआ। बट वो आरव को काफ़ी इससे गहरा असर पड़ा था। मतलब कि आरव ऑलरेडी पीहू के लिए इतना प्रोटेक्टिव था और इसके बाद तो ऐसा हो गया था कि भाई पीहू को मैं अकेले कहीं जाने ही नहीं दूंगा टाइप। और इसी तरीके से इन चारों की कहानियाँ समाप्त होती है। बाय द वे ये जो पूरी कहानी हमसे शेयर करी है ये खुद पीहू ने करी है। तो थैंक यू पीहू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड आई होप आप सही हो एंड अच्छी कहानी थी एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और अगर आप में से भी किसी को अपनी कहानी शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।